ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है समुद्री घोड़ा। कुछ इस प्रकार से शुरुआत होती है हमारे एडवांस लेक्चर के अंदर। तो अगर आप हमारे एडवांस लेक्चर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। खैर, ये देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका समुद्री घोड़ा है और ठीक इसी प्रकार के दो समुद्री घोड़े आपके शरीर में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, उपस्थित कहाँ होते हैं? आपको जो इस प्रकार की आकृति दिख रही है ये क्या है? ये एक समुद्री घोड़ा है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और समुद्री घोड़ा होता है आपके, कहाँ पर? आपकी बॉडी में। अब आपका सवाल उठ रहा होगा कि बॉडी में ये समुद्री घोड़ा कहाँ स्थित है, तो चलिए आप उसको देखते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है आपकी खोपड़ी। खोपड़ी के अंदर आपको मालूम है ये क्या है? ये है आपकी मस्तिष्क। ठीक है, सब कुछ जो है ब्रेन है। ब्रेन जो होता है वो किसका पार्ट है? ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब इस ब्रेन को देखिए, ब्रेन में आपको ये जो आकृति दिख रही है कुछ समुद्री घोड़े जैसी। ठीक है, तो आपको ये मालूम है दो अर्ध होते हैं आपके ब्रेन के। ठीक है, आपका होता है राइट हेमिस्फेयर और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, तो एक पूरा कंप्लीट स्फीयर होता है, इसको दो भागों में करते हैं। ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट का ब्रेन होता है और ये वाला आपका राइट वाला पार्ट का होता है। ठीक है, तो दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर, दोनों ही गोलार्ध के अंदर, दायां और बायां दोनों ही गोलार्ध के अंदर ये क्या है? इस प्रकार की जो आकृति है यही क्या है? यही आपका हिपोकैम्पस है। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं आपका हिपोकैम्पस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका हिप्पोकैम्पस। आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब इसको जो है अब आपके जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे कि हिप्पोकैम्पस का कार्य क्या होता है, कि जो आपकी दीर्घकालिक स्मृति है ना, दीर्घकालिक स्मृति बनने में, उनके निर्माण में कहाँ पे होता है ये सब? ये सब होता है आपके दीर्घकालिक स्मृति, सॉरी, ये सब होता है कहाँ पे आपके? ये सब होता है आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर, यानी कि आपके पास जो समुद्री घोड़े हैं आपके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में। ठीक है, वहां पे ये हिप्पोकैम्पस है और वहीं पे क्या होता है? इस प्रकार की एलटीएम का, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्या होता है? यहाँ पर स्थान होता है। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको सवाल में दिखे और आप इसको देखिएगा, अगर इसके बाद लेक्चर के बाद अगर कहीं आप एमसीक्यू लगाएंगे या कहीं प्रैक्टिस करेंगे, हिप्पोकैम्पस दिखे, उसको आप जो है आप उसको आंख मूंद करके उसको टिक कर सकते हैं, बशर्ते वहां पे किसकी बात की गई हो? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की गई हो। ठीक है, तो मस्तिष्क के आपके अलग अलग भाग है। ये आपकी आंख दिख रही है, ठीक है, और ये जो पीछे का भाग है, ठीक है, यहाँ पे से जो निकलता है मेडुला ऑब्लांगोसा। ठीक है, तो ये सब जो भाग है उसमें आपका देखिए ये वाला जो लाल लाल भाग है यही क्या है? यही आपका हिप्पोकैम्पस है, जिसका मकसद क्या है? इसका काम ये क्या है? आपके एलटीएम, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का निर्माण कहाँ होता है? यहीं पर होता है। ठीक है, इसी के साथ आपको एडवांस चीजें जो बताई जा रही है यहाँ पे, वो एक और बात यहाँ नोट कर लीजिए कि जो आपका एलटीपी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन वो भी कहाँ पे होता है? वो भी यहीं पे होता है। आप इसी के हिप्पोकैम्पस में, और इसकी अगर आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो रीजन होते हैं, CA1 एंड CA2। ठीक है, तो वहां पर आपका ये जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, आपके रिसेप्टर्स वगैरह वहां पे काम करते हैं। तो हिप्पोकैम्पस जो है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ फॉर्म होगी? आपके हिप्पोकैम्पस के अंदर आपकी दीर्घकालिक स्मृति का जो है वहां पे निर्माण होता है, वहां पर ये फॉर्म होती है और उसको जो है आपकी मेमोरी कंसोलिडेट होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम आपका लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाइए अपनी बेसिक क्लास के अंदर। हम ये क्यों पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे क्योंकि अभी हमका टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? वो है हमारा स्मृति के बारे में, यानी कि किसके बारे में है? हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन मेमोरी के बारे में है। ठीक है, मेमोरी देखिए सबसे अच्छी किसके पास है? हम मानवों के पास ही है। स्मृति पर किए गए मनोवैज्ञानिक शोध का इतिहास लगभग 100 वर्षों का है। ठीक है, ये आपका मनोविज्ञान ही 150 वर्ष पुराना है लगभग, और उसमें से ही 100 वर्ष पुराना जो है, मतलब मेमोरी पे जो है पुराने काल से ही काम चला आ रहा है। स्मृति के पहले क्रमिक अध्ययन का श्रेय हरमन एबिंगहाउस 1885, ठीक है, 19 सेंचुरी के उत्तरार्ध यानी 1885 में क्या हुआ? हरमन एबिंगहाउस ने इसकी जो है शुरुआत की। सबसे पहले इसका सीरियल स्टडी की किसने? हरमन एबिंगहाउस ने। ठीक है, ये वही साल है जब किसका हुआ था? आईएनसी का, यानी जो आज के आप सुनते हैं कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब वहां पे इसका गठन हुआ था 1885 के अंदर। ठीक उसी साल आपके जर्मनी में ये जो थे शोध कर रहे थे किसके ऊपर? आपके क्रमिक अध्ययन कर रहे थे किसके ऊपर? स्मृति के ऊपर। ठीक है, जिसको आप आगे पढ़ने वाले हैं। उन्होंने अपने ऊपर ही कई प्रयोग किए और पाया कि हम कोई भी अधिगत सामग्री, यानी जो भी चीज हमने सीख ली है, जो भी आपने लर्न कर लिया है, समान गति से आप पूरी तरह से भूल नहीं जाते हैं। जैसे आप याद करिए फर्स्ट लेक्चर की कुछ चीजें आप भूले नहीं है, कुछ चीजें भूल गए हैं लेकिन सारी चीजें आप भूले नहीं है। प्रारंभ में भूलने की गति तेज होती है किंतु क्रमशः यह स्थिर होती जाती है। मतलब आप जो फॉरगेटिंग आपकी होगी, जो आपका विस्मरण होगा, वो कब होगा? पढ़ाई करने के तुरंत बाद वो है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर ये स्टेडी हो जाता है। ठीक है, किसने बताया है आपको? हरमन एबिंगहाउस ने बताया है। आगे इनके ग्राफ के बारे में भी आप पढ़ेंगे हमारे साथ। अगला देखिए, एक अन्य दृष्टिकोण जो है फ्रेडरिक बार्टलेट
नाम ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक बार्टलेट ने 1932 में, ठीक है, 1932 मतलब यहाँ पे किसका राज चल रहा है, अंग्रेजों का राज चल रहा है। तो वहीं पे फ्रेडरिक बार्टलेट द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसके अनुसार स्मृति जो है निष्क्रिय नहीं है, ठीक है, ये जो है निष्क्रिय नहीं बल्कि क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। सार्थक शाब्दिक सामग्री जैसे कहानियां और गद्यांशों की सहायता से उन्होंने प्रदर्शित किया कि स्मृति जो है एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, स्मृति कैसी है, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एमसीक्यूज वगैरह में आपको इस प्रकार से पूछ सकता है, आंसर राइटिंग भी आपसे कराई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। मेमोरी इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, किसने बोला है, फ्रेडरिक बार्टलेट ने। आप अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा, आप भी इसी प्रकार से स्मृति का निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हम स्मरण और संचित करते हैं, मतलब जो कुछ भी आपने क्या कर लिया, अपनी मेमोरी में फॉर्म कर लिया है, जो इसको स्टोर कर लिया है, उसमें समय के साथ बहुत परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। अतएव जो प्रारंभ में हमने याद किया था और बाद में उसका पुनरुद्धार या प्रत्याहन किया, उसको हमने क्या किया, देन अगेन रिट्रीव किया वहां से, उसमें क्या होते हैं, गुणात्मक भेद होते हैं। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने स्मृति के शोधों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया, ठीक है। तो उन सबके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दो नाम आपने जो अभी ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, वो क्या है, हरमन एबिंगहाउस, जिसने शोध की थी किसके ऊपर, आपकी स्मृति फॉरगेटिंग के बारे में, है ना, विस्मरण के बारे में आगे पढ़ेंगे। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है, फ्रेडरिक बार्टलेट, जिन्होंने क्या बोला था, स्मृति जो है एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक सवाल दे देगा आपको यहीं से कि स्मृति किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक एक्टिव प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए स्मृति का स्वरूप आपको एक जो है निमोनिक हमेशा याद रखना है, वो क्या है, वो है आपका ESR, ई से एनकोडिंग, एस से स्टोरेज और आर से क्या है, आर से है आपका रिट्रीवल, ठीक है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे मान लीजिए ये है आपके घर का एक बर्तन, ठीक है, आप जो है बाहर से 5 किलो बासमती चावल लेके आए, ठीक है, बासमती चावल लेके आया, आप उसने क्या किया, आपने ढक्कन खोल के क्या किया, इसको यहाँ पे इसका कूट संकेतन किया, इसकी एनकोडिंग किया है ना आपने, क्या किया, इस खाली बर्तन के अंदर आपने यहाँ पे जो है 5 किलो जो चावल जो है आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पर आपने भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एनकोडिंग हो गई, एनकोडिंग होने के बाद क्या हुआ, अब इस डब्बे में कोई जगह है क्या, नो जगह, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, उसका स्टोरेज हो चुका है, ठीक है, स्टोरेज हो चुका है। फिर जब भी आपको जो है कुछ बनानी होगी, आपको बिरयानी वगैरह या जो भी कुछ आपको खाने पीने का सामान बनाना होगा, तो क्या करेंगे आप, इसमें से रिट्रीवल करेंगे, यानी क्या करेंगे, उसका पुनरुद्धार करेंगे समय समय पड़ने पर, और वहां से इसको निकालते जाएंगे, ठीक है। तो हमने एक भौतिक वस्तु की बात की यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, इसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है इसमें, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्याहन करना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है, मतलब किस प्रकार की कॉग्निटिव प्रोसेस है, इस पर निर्भर करता है कि हमको जो मेमोरी में कितना याद रखना है। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है, एक अपरिचित टेलीफोन नंबर, ठीक है। अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी, वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। याद करिए वो जो पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्यों याद है आपको वो, क्योंकि वो सब कहाँ है, आपके LTM में चली गई है, मतलब कहीं ना कहीं हिप्पोकैम्पस में उसने जो है अपनी जगह बना ली है, ठीक है। तो केवल हिप्पोकैम्पस ही नहीं, कई सारे और वजह भी है जिनकी वजह से ऐसा होता है। उसमें देखिए स्मृति एक प्रक्रिया है, स्मृति एक प्रक्रिया है, स्मृति मेमोरी इज अ प्रोसेस, ठीक है। एक क्या है, आपकी मेमोरी क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके अंदर 3 स्वतंत्र, है ना, इंडिपेंडेंट है किंतु अंतः संबंधित अवस्थाएं होती हैं। ये क्या है, कूट संकेतन, भंडारण एवं पुनरुद्धार, ठीक है। ये है माता, ये है पिता, ये है बालक और ये है बालिका, ठीक है। चारों क्या है यहाँ पे अलग अलग इंडिपेंडेंट है, लेकिन क्या है, चारों ही जो है एक दूसरे पे यहाँ पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका जो है एनकोडिंग अलग चीज है, स्टोरेज अलग चीज है और रिट्रीवल अलग चीज है ना। कूट संकेतन एक वस्तु है, भंडारण दूसरी वस्तु है और पुनरुद्धार तीसरी वस्तु है। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रभावित होती है। आप ये लेक्चर भी सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी एनकोडिंग हो रही है, उसके बाद आप जो है भंडारण करेंगे नोट्स के माध्यम से, और जब आपकी परीक्षा आएगी तो क्या करेंगे, आप उसका रिट्रीवल करेंगे। पहले हम बात करेंगे एनकोडिंग के बारे में। कूट संकेतन पहली अवस्था है, जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना स्मृति तंत्र में पहली बार पंजीकृत की जाती है। कहां पे हो रही है, आपके मेमोरी सिस्टम के अंदर, ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। अब यहाँ देखिए पुराने लेक्चर आपको याद आएंगे जहां हम बता रहे थे कि सूचना जो है सबसे पहले कहां पहुंचती है, जब भी कोई बाह्य उद्दीपक क्या है, आपका स्टिमुलस है, हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है, तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न कर रहा है, न्यूरल इंपल्स। मान के चलिए आपके कान है, जहां हेडफोन लगा हुआ है, हमारी आवाज पड़ रही है। आवाज किस फॉर्म में पड़ रही है, तरंगों के माध्यम में, वेव्स के फॉर्म में पड़ रही है, लेकिन आपका जो ईयर है वो क्या है, एक ज्ञानेंद्रिय है ना। अंदर जाके क्या कर रहा है, वो जाके अंदर आपके ऑडिटरी नर्व में क्या कर रहा है, वहां पे न्यूरल इंपल्स जनरेट कर रहा है। वहां पे क्या जनरेट कर रहा है, वहां पे वो तंत्रिका आवेग जनरेट कर रहा है, उत्पन्न करता है, और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है, ठीक है। मतलब ये है हमारी आवाज, ये हमारी वेव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी ईयर से भी जा रही है नॉइस, मतलब आवाज, और आईज के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, मतलब ईयर से भी इंफॉर्मेशन जा रही है आप कहाँ पे, आपके ब्रेन तक।
उसी के साथ साथ आई से भी जा रही है आपके ब्रेन तक। लेकिन क्या दोनों एक ही एरिया में जा रहे हैं? नहीं, कभी कभी जा सकता है, लेकिन मूलतः आपके जो है अलग अलग एरियाज में ये जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है उसको हम लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में उसको कर चुके हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या होगा, आपकी एनकोडिंग होगी। कूट संकेतन में आने वाली सूचना को ग्रहण किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जाता है। इसे उस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप हमारी जो आवाज सुन रहे हैं वो तो केवल वेव्स हैं, आपकी कानों को वेव्स सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन अंदर जाके जो न्यूरल इंपल्स, जो तंत्रिका आवेग जनरेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इसको अर्थपूर्ण बना रहा है और आपको जो है इसका मतलब मालूम पड़ रहा है। ठीक है, ओके। फिर अगला क्या है, भंडारण। भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था है। सेकंड स्टेज कौन सी है, स्टोरेज है। भंडारण ध्यान रखेंगे आप, ई, एस और आर। सूचना, इंफॉर्मेशन जिसका कूट संकेतन किया गया है उसका भंडारण भी आवश्यक है, जिससे उस सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके। लेक्चर की शुरुआत में देखिए आपको हमने समुद्री घोड़ा दिखाया, आपको हमने हिपोकैम्पस दिखाया और वहां क्या बताया, आपका एलटीपी होता है वहां पे। ठीक है, दीर्घकालिक स्मृति के लिए एलटीएम के लिए क्या जरूरी है, आपका हिपोकैम्पस मोस्ट आईएमपी है, आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जानकारी दी, वेव्स के माध्यम से तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ और आपका क्या हो गया, वहां पर स्टोरेज हो गया। ठीक है, सॉरी मतलब एनकोडिंग हो गई। एनकोडिंग का क्या किया आपने, अपने ब्रेन के अंदर क्या किया, उसका भंडारण किया। ठीक है, भंडारण किया ताकि बाद में कहीं अगर आपको परीक्षा में सवाल पूछे तो आपको वहां पर बन जाए। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आपका ये जो हिपोकैम्पस है अभी कहाँ पे होगा, आपके एसटीएम में, क्योंकि हम ताजा ताजा सीख रहे हैं इसको, वर्किंग मेमोरी में हो सकता है काम कर रहा हो आपके। ठीक है, लेकिन जब जब क्या करेंगे, इस लेक्चर को बार बार देखेंगे। खैर वैसे तो हमने आपको हिपोकैम्पस के बारे में डीप बताया है, तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं होती है जिनको अभी हम आगे देखेंगे। फिर तीसरा देखिए, पुनरुद्धार की है, स्मृति की तीसरी अवस्था है। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के लिए इत्यादि करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है, मतलब कॉन्शियसनेस में। ठीक है, कहाँ पे आएगी, आपकी कॉन्शियसनेस में आएगी, इसको आप ध्यान रखें। अभी सो रही है एकदम से, कहाँ है हिप्पोकैम्पस, कहाँ आएगा, आपके कॉन्शियसनेस में आएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, इसको पुनरुद्धार यहाँ पर कहा जाएगा। याद करिए आपको पहले टीचर का नाम, आपकी जो क्लास में पहली कक्षा में आपकी टीचर का नाम क्या होगा। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, आपके दिमाग में वो स्टोर है, भंडारण है उसका, बचपन में उसकी एनकोडिंग हुई होगी, है ना, कि कोई मैडम है मान लीजिए एबीसी। ठीक है, एबीसी मैडम जो है एनकोडिंग है उनकी हो चुकी है, स्टोरेज भी है। लेकिन जब हमने क्या किया, जब हमने सवाल पूछा तो क्या किया आपने, उसको अपने मेमोरी में किसी जोन में जाके किस प्रकार का वो संज्ञानात्मक कार्य है आपने क्या किया, उसको खींच के लाया, जिस प्रकार का कॉग्निटिव वर्क होगा वो। ठीक है, और फिर क्या किया, उसका आपने रिट्रीवल किया। ठीक है, तो स्मृति के लिए तीनों ही चीजें जरूरी है यहाँ पे, देखिए आगे। ठीक है, आप किसी सूचना का पुनः स्मरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसका ठीक से कूट संकेतन नहीं किया या आपका भंडारण कमजोर था, अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सका। अभी तक आप जो पढ़ाई कर रहे थे किस प्रकार की थी, इसी प्रकार की थी। आपने क्या किया, उसका एनकोडिंग नहीं किया, है ना, बराबर से आपने एनकोडिंग नहीं किया, उसको कूट संकेतन नहीं किया उसका प्रॉपर्ली, आपने हिपोकैम्पस को कभी आपने प्रॉपर्ली समझा नहीं, देखा नहीं। ठीक है, या आपका भंडारण कमजोर था, या कभी आपने पढ़ा भी हो तो क्या था, आपका भंडारण कमजोर था, लेकिन अभी तो ऐसा भंडारण हो गया आपको, जीवन भर हिपोकैम्पस और एलटीएम आप नहीं भूलेंगे। अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको जो है एग्जाम वगैरह में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे सूचना प्रक्रमण उपागम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, अवस्था मॉडल, इसको स्टेज मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, किसने दिया है वो नाम अभी आप आगे देखने वाले हैं। प्रारंभ में यह समझा जाता था कि हम जो कुछ सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उन समस्त सूचनाओं को संचित करने की क्षमता स्मृति में होती है। इसे एक बृहद भंडार की भांति समझा जाता था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सूचना को वहां से निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। किंतु कंप्यूटर के आविष्कार से मानव स्मृति को भी उसी तंत्र के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति ही हो रहा है ना। कंप्यूटर में जैसे आप कर सकते हैं, सूचना को फेरबदल वगैरह कर सकते हैं उसमें, ठीक है, वैसा ही आप अपने ब्रेन के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों ही बड़ी मात्रा में सूचना का पंजीकरण, कितनी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में डाल लीजिए मेमोरी के हिसाब से, वो क्या करती है, स्टोर करती जाती है बिना मना किए। उसी प्रकार से आपको कितना भी याद कराया जाए, आप याद करते जाएंगे बिना मना किए, भंडारण और उसमें फेरबदल करते हैं और इस फेरबदल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया हुआ है, यदि आपने कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होती है, रैंडम मेमोरी, अस्थायी स्मृति, यादृच्छिक अभिगम स्मृति होती है, और एक स्थायी स्मृति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, आपके मोबाइल में क्या होता है, एक होता है रैम, 4 GB रैम का मोबाइल, 6 GB रैम का मोबाइल, वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो यादृच्छिक अभिगम स्मृति है। और एक कौन सी होती है, एक होता है आपका मेमोरी कार्ड, 8 GB, 16 GB, 256 GB, जिसमें क्या है, जिसमें कभी भी लॉस नहीं होता है। कार्यक्रम आदेश के आधार पर कंप्यूटर अपनी स्मृति की सूचना में फेरबदल करके उत्पादित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी सूचना को पंजीकृत करता है, संचित करता है तथा आवश्यकता अनुसार संचित सूचना में फेरबदल करता है। ये आपको ध्यान रखना है, मनुष्य क्या कर रहा है, ये सब चीजें करता है।
उदाहरणार्थ, जब आपको किसी गणितीय समस्या का समाधान करना हो तो गणितीय संक्रिया से संबंधित स्मृति जैसे भाग या घटाव इत्यादि का उपयोग किया जाता है और इसमें स्मृति क्रियाशील होती है तथा समस्या का समाधान उत्पादित सामग्री के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। सवाल अगर आ जाएगा, स्मृति का प्रथम मॉडल कौन है आपके? एटकिंसन एंड शिफ्रिन 1968 में। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम अवस्था मॉडल भी कहते हैं, जिसको हम स्टेज मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, स्टेज मॉडल के अंदर ये जो स्टेजेस आपको दिख रही हैं, इस प्रकार से चीजें काम करेंगी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? 1968 एटकिंसन शिफ्रिन। ठीक, कंप्यूटर जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से हम जो है अपनी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, उसका पुनरुद्धार कर सकते हैं और उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, है ना। ओके, आगे देखिए, मेमोरी सिस्टम में संवेदी, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियां। अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति तंत्र मेमोरी सिस्टम जो है 3 प्रकार के होते हैं। आपकी संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं दीर्घकालिक स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन आएंगी, फिर संवेदी स्मृति में जाएंगी, फिर अवधान होगा, फिर ये जो ऑर्डर है इसको आपको ध्यान रखना है किस ऑर्डर में ये चल रहा है। ठीक है, पूछ लेता है, ये पूछ लेगा, ध्यान रखें इसको आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है, फिर आएगा आपका सेंसरी मेमोरी, फिर आएगा आपका अटेंशन। सेंसरी मेमोरी में जाने के बाद ही आप जो है अटेंटिव होंगे। ठीक है, सूचना को आपने स्टिमुलस देखा, मतलब देख रहे हैं तो क्या आ रही है वहां पे? संवेदी स्मृति। कुछ ना कुछ आप चित्रात्मक कर रहे हैं वो, ठीक है, या फिर वहां पे ध्वनि है, प्रतिध्वन्यात्मक हो रही है। ठीक है, तो आपने उसको देखा, देखने के साथ ही कहाँ चला गया वो? संवेदी स्मृति में। फिर आपको ध्यान आएगा, अवधान जाएगा कि ये तो खतरनाक जो है जानवर है। उसके बाद जो है अल्पकालिक स्मृति में जाएगा आपका एसटीएम में। फिर उसको और समझेंगे डिटेल में तो क्या कहाँ पहुंचेगा? आपकी दीर्घकालिक स्मृति में पहुंच जाएगा। ठीक है, इनकी क्षमताएं वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान रखेंगे, इनकी ये ध्यान रखेंगे और ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। स्थायी संचय क्षमता होती है, आपके जीवन भर बना रहेगा, जॉनी जॉनी यस पापा, असीमित अवधि, जीवन पर्यंत बनी रहेगी। ये जो है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये कब तक होती है? आपके लगभग 30 सेकंड से कम में ही आपकी ये विलोपित हो जाती है। ठीक है, अभी 30 सेकंड के पहले हम क्या बोल रहे थे, आपको शायद तुरंत से अभी वो याद नहीं आ पाएगा। यहाँ देखिए, संवेदी स्मृति की बात करें, कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। कोई भी नई सूचना सबसे पहले कहाँ एंटर होगी? संवेदी स्मृति में होगी। संवेदी स्मृति की संचय क्षमता तो बहुत होती है, किंतु उसकी अवधि बहुत कम होती है, मतलब स्टोरेज लॉन्ग होता है इसका, लेकिन क्या है, इसकी जो डिलीवरी करेगा ये जो है अपनी स्टोर करने की, उसकी बहुत कम है। कितनी है? 1 सेकेंड से भी कम है। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। अक्सर इस तंत्र को संवेदी स्मृति या संवेदी पंजिका कहते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी जो है सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पे आएगी? आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर आएगी। यदि आपने कभी दृश्य उत्तर बिंब, बल्ब बुझने के बाद भी जो छाया रह जाती है, एक अनुभव किया हो, तो यह आवाज के बंद होने के बाद भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी हो, तो इसका तात्पर्य है कि आप चित्रात्मक एवं प्रतिध्वन्यात्मक संवेदी पंजिका से परिचित हैं। ठीक है, 2 प्रकार की जो है वो कौन सी है? वो है आपकी आइकॉनिक मेमोरी एंड आपकी इकोइक मेमोरी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूचना कहाँ पे आएगी? आपके सेंसरी मेमोरी के अंदर आएगी। सेंसरी मेमोरी के अंदर आने के बाद इसी के अंदर 2 चीजें होती हैं, आइकॉनिक जिसको हम बोलते हैं चित्रात्मक, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी है आपकी इकोइक यानी गति ध्वन्यात्मक। ठीक है, सॉरी नॉट गति, प्रतिध्वन्यात्मक। ठीक है, ओके। अब देखिए, संवेदी स्मृति के बाद क्या होगा? आपका अटेंशन जाएगा और उसके बाद कहानी कहाँ पहुंचेगी? कहानी पहुंचेगी आपकी अल्पकालिक स्मृति में, यानी कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इस ऑर्डर को आप भूले ना, सेंसरी मेमोरी, अटेंशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर आपकी रिहर्सल, और उसके बाद क्या आएगा? आपका आएगा देन एलटीएम। इस ऑर्डर में जो है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? ये आपके स्टेज मॉडल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि हम उन सभी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारे संवेदी ग्राहकों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन को क्या नहीं करते हम, उसको सबको जो है उसका डेटा नहीं लेते। जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं, जिसे अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक ही रख पाती है। कितने समय तक ध्यान रख पाती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। सामान्यतः 30 सेकंड या उससे कम। तो एसटीएम की कैपेसिटी कितनी है? 30 सेकंड या उससे कम। ठीक है, एटकिंसन एवं शिफ्रिन के अनुसार अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कूट संकेतन मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक होता है। ठीक है, किसने बोला है? एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। कब आया था मॉडल? 1968 में। क्या बोला है? कि अकाउस्टिक होता है। अकाउस्टिक आपने सुने होंगे गाने, अकाउस्टिक सॉन्ग्स, है ना। अकाउस्टिक क्या है? आपका ध्वन्यात्मक है ना। याद करिए आप, एसटीएम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है आप देखिए, किसी का फोन नंबर आप याद करते हैं तो आप बोलते हैं 9826 9826 9927 9927। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। या फिर किसी पता याद रखना है तो कौन सा मोहल्ला, कौन सी गली, इसको आप बार बार रिपीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसका कार्य हो रहा है यहाँ पे? एसटीएम का। इसमें जो संकेतन है, कूट संकेत, एनकोडिंग कैसी है? मुख्य रूप से आपकी अकाउस्टिक होती है, यानी कि ध्वन्यात्मक होती है। ठीक है,
आप किसी की इमेज को आप 12 कितने सेकंड तक देखिए, ज्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कोई पिक्चर देखी और उस पिक्चर को आप अब यहां पर देखिए, ये इमेज देखिए आपने और अब सोचिए उसके बारे में, ध्यान करिए, है ना, ये मुश्किल है। लेकिन अगर आपको कहा जाए, अभी जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, आपकी एसटीएम के अंदर। जैसे हमने लास्ट में क्या बोला, अभी जो आपको कहा जाए, ठीक है, तो वो क्या था, आप उसके बाद उसको रिपीट कर रहे होंगे आपके मन में लगभग कि अभी क्या होने वाला है, अब याद करने के लिए। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, एसटीएम का। मुख्य रूप से कैसी होती है ये आपकी, ध्वन्यात्मक होती है, एकाउस्टिक होती है ना। आपको देखिए वो चित्र आपको उतनी आसानी से याद नहीं आया, लेकिन हमारे आखिरी शब्द या जो हम बोल रहे थे, ठीक है, आपको अगर आपको एक नंबर याद करने को दिया जाए A2X1B, ठीक है, A2X1B, अब देखिए कहीं ना कहीं आपकी स्मृति में अभी भी वो चल रहा होगा। ठीक है, तो ये है आपका एसटीएम में। और देखिए आपको ये A2X1B भी एसटीएम में आपको जो है थोड़े समय तक के लिए 30 सेकंड तक याद रहेगा, उसके बाद जो है उसको आप भूल जाएंगे। लेकिन कब नहीं भूलेंगे, यदि इसका निरंतर, निरंतर मतलब A2X1B, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसका निरंतर अभ्यास ना किया जाए तो 30 सेकंड से कम समय में ही अल्पकालिक स्मृति से बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिए कि अल्पकालिक स्मृति कमजोर तो होती है, लेकिन संवेदी पंजिका की भांति नहीं, जहां 1 सेकंड से भी कम समय में सूचना का क्षय हो जाता है। ठीक है, आपका सूचना का क्षय किसमें जल्दी होता है, आपके संवेदी के अंदर, सेंसरी के अंदर, क्योंकि उसको जो है कई सारे सेंसेस फील करने हैं। आपकी अल्पकालिक स्मृति कमजोर तो होती है, लेकिन आपके तो सबसे कमजोर कौन सी होगी, आपकी सेंसरी मेमोरी। उससे अच्छी कौन होगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और सबसे अच्छी कौन सी होगी, आपकी एलटीएम मेमोरी। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे हम यहाँ पर दीर्घकालिक स्मृति के बारे में। ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमाओं को पार कर जाती है, वह दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसकी क्षमता क्या है, व्यापक है। यह स्मृति का ऐसा स्थायी भंडार है, देखिए स्थायी भंडार एलटीएम, जहां सूचनाएं चाहे वह कितनी भी क्यों नई क्यों ना हो, जैसे आपने कल क्या नाश्ता किया था से लेकर इतनी पुरानी जैसे आपने अपना छठा जन्मदिन कैसे मनाया था, सभी संचित होती है। यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई सूचना एक बार दीर्घकालिक स्मृति के भंडार में चली जाती है तो उसे हम कभी भी नहीं भूलते, क्योंकि वह शब्दार्थ कूट संकेतन, अर्थात किसी सूचना का क्या अर्थ है। ठीक है, ये कैसी एनकोडिंग होती है, ये होती है आपकी सिमेंटिक एनकोडिंग। ठीक है, सिमेंटिक एनकोडिंग ये आपकी कहलाती है। ठीक है, आपके एलटीएम में जो है देखिए सूचना जो है किस प्रकार की होती है, सिमेंटिक होती है, यानी उसका शब्द को क्या होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, शब्दार्थ है ना, शब्द का अर्थ। जैसे हिप्पोकैम्पस का जो हमने स्टार्ट में किया था वो क्या था, आपके एलटीएम में, अभी भी आपको ध्यान है, वो इमेज आपको ध्यान आ रही होगी, है ना, इस प्रकार से कुछ था, आपको जो समुद्री घोड़ा दिख रहा था। ठीक है, वो क्या किया हमने, आपको इसको शब्दार्थ बना दिया इसका, है ना, अर्थात किसी सूचना का क्या अर्थ है द्वारा संग्रहित की जाती है। आप जिस सूचना को भूलते हैं वह पुनरुद्धार की विफलता के कारण होती है। यहाँ पे क्या होता है, आपको रिट्रीवल फेलियर होता है। कोई चीज अगर आपको याद नहीं आ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है, मुख्य वजह क्या है, आपका रिट्रीवल फेलियर। पुनरुद्धार की विफलता कई कारणों से हो सकती है, जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपने मुख्यतः सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर आपने देखी कौन सी, अभी अभी आपने देखी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अभी तक हमने अवस्था मॉडल के संरचनात्मक स्वरूप की ही चर्चा की है। जिन प्रश्नों के उत्तर अभी शेष हैं वो क्या है, सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक पहुंचती कैसी है, मतलब यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचती है, यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंचती है, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपको क्लियर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। इस प्रश्न के उत्तर में एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया है, जो स्मृति के विभिन्न भंडारों से सूचना के प्रवाह का परिवीक्षण करती है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया जा चुका है कि वे सभी सूचनाएं जो हमारी संवेदी ग्राहक प्राप्त करते हैं पंजीकृत नहीं की जाती है ना। आप यहाँ देखिए आंख के हिसाब से, मतलब आपकी आई की बात करें तो आई क्या कर रही है, यहाँ पे सब कुछ देख रही है, लेकिन पंजीकृत क्या हो रहा है, पंजीकृत केवल ये हो रहा है। ठीक है, आप इतना सब डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पंजीकृत क्या आप सबको लिख रहे हैं, सबको नोट कर रहे हैं, नहीं। जो आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप नोट कर रहे हैं, जो आप ब्लैक स्क्रीन में आपको बताया जा रहा है उसको आप वहां पर नोट कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो कल्पना कीजिए कि हमारे स्मृति तंत्र पर कितना दबाव होता। केवल वही सूचना जिस पर ध्यान दिया जाता है हमारे संवेदी ग्राहकों द्वारा अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती है, जिसको ऑलरेडी आप अध्याय 5 में हमारे साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद करिए, बताया था अलग अलग सेंसेस हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, इसको जब आपके कहाँ पे आएगी, ये एसटीएम में आएगी। वहां भी बताया था आपको कि आगे इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है, द्वारा कहाँ प्रवेश करेगी, संवेदी ग्राहकों के बाद अल्पकालिक स्मृति में। ठीक है, चयनात्मक अवधान पहली नियंत्रण प्रक्रिया है। पहली कंट्रोल प्रोसेस कौन सी है, पहली कंट्रोल प्रोसेस कौन सी है, अवधान, है ना, यानी कि अटेंशन, जिसको आप ऑलरेडी सेलेक्टिव अटेंशन, जिसको आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। चयनात्मक अवधान यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको संवेदी तंत्र है आपका, उसके बाद क्या आएगा, अटेंशन, एंड देन कहाँ पहुंच जाएगा आपके यहाँ पर चयनात्मक अवधान के बाद जो है
जो ये सुनिश्चित करती है कि कौन सी सूचना संवेदी ग्राहकों से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर कहाँ आएगी आपके एसटीएम में। ठीक है, पहले भी देखा था इसको, एंड आगे आगे देखिए, आगे वही चीज रिपीट हो रही है, तो इस प्रकार से आपने लिंकिंग करनी है, हमारे साथ साथ सीखना है इसको। ठीक है, ओके, आगे देखिए यहाँ पे ऐसे संवेदी चिन्ह जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता शीघ्र ही धूमिल हो जाते हैं। जहां अटेंशन नहीं देंगे वहां धूमिल हो जाइएगा। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति पर फिर दूसरी नियंत्रण प्रक्रिया क्या है? अनुरक्षण पूर्वाभ्यास को सक्रिय करती है, जिससे सूचना को वांछित समय तक धारित किया जा सके। ठीक है, अब क्या करना है? जो चीज आ चुकी है उसको क्या रखना है? आपको मेंटेन करना है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, यह पूर्वाभ्यास सूचना को दोहराकर अनुरक्षित करता है, तथा जब पूर्वाभ्यास रुक जाता है तब सूचना की क्षति हो जाती है। जब तक आप क्या करेंगे? मेंटेनेंस रिहर्सल आपका चलता रहेगा, आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। A2X1B, इसको आप बोलबार बोलते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा कहाँ पे? आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। जैसे ही आप इसका जो अभ्यास रोक देंगे, रिहर्सल इसकी रोक देंगे आप, ठीक है, पूर्वाभ्यास रोक देंगे, तो क्या होगा? सूचना जो है वो डैमेज हो जाएगी। अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और नियंत्रण प्रक्रिया जो अल्पकालिक स्मृति में गतिशील होती है वो क्या है? वो है आपकी खंडियन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं चंकिंग। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं चंकिंग। छोटे छोटे क्या कर लेते हैं आप? चंक्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, इसको क्या कर लेंगे आप? 1947, 1949, 2004, इस प्रकार से आप इसको तोड़ लेंगे। इसके द्वारा अल्पकालिक स्मृति की क्षमता जो वैसे तो 7 ± 2 होती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आइडियल नंबर क्या है आपका? 7 ± 2 यहाँ पर दे के रखा है इन्होंने जॉर्ज मिलर के द्वारा। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या करते हैं आप? चंकिंग करते हैं, यहाँ पे खंडियन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आपने क्या क्या देख लिया है? पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले कंट्रोल प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या देखा आपने? सेलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, चयनात्मक अवधान। फिर क्या देखा आपने? आपने देखा मेंटेनेंस रिहर्सल, और आपने क्या देखा यहाँ पे? चंकिंग। एसटीएम में होल्ड करने के लिए इनकी जरूरत यहाँ पर आपको पड़ती है। अब देखिए कहानी और आगे बढ़ेगी। सूचना अल्पकालिक स्मृति यानी एसटीएम से दीर्घकालिक स्मृति एलटीएम में विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास के द्वारा प्रदर्शित करती है। सवाल आ जाएगा, तो देखिए आप जो है यहाँ पर हटा लीजिए इस बात को, यहाँ पर समझ जाइए कि ये जो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ बात कर रहे हैं इलेबोरेटिव रिहर्सल की। ठीक है, इलेबोरेटिव यहाँ पर रिहर्सल की बात की जा रही है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, अगर हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते तो हम किस प्रकार से करते? अगर आपको हमने बताया होता तो हम बोलते हिपोकैम्पस एलटीएम। ठीक है, हिपोकैम्पस एलटीएम, हिपोकैम्पस एलटीएम, हिपोकैम्पस एलटीएम, हिपोकैम्पस एलटीएम, हिपोकैम्पस एलटीएम। इस प्रकार से क्या है? ये हम एसटीएम में मेंटेन कर रहे हैं। एक दिन 2 दिन हो सकता है आपको याद रह जाए, ऐसे करते करते हिपोकैम्पस से आपको एलटीएम याद आ जाए। जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था लर्निंग वाले में, जहां हमने क्या देख रहे थे? हम पेयर्ड और कंपैरिजन पेयर्ड मेथड देख रहे थे ना, कि एक के याद करने से क्या होता है? दूसरा याद हमको आ जाता है। ठीक है, युग्मिक शब्द वाला जो गोचर था वहां पर। ठीक है, तो ये आपका एसटीएम में काम कर जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने हिपोकैम्पस दिखाया, बताया उसके बारे में। अब वो आपको कभी नहीं भूलेगा। क्यों? हमने क्या किया? उसका विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास किया है। ठीक है, क्या किया है उसका? हमने विस्तार पूर्वक उसका पूर्वाभ्यास किया है, इलेबोरेटिव रिहर्सल की है, इलेबोरेट करके खींच खींच के हमने उसको पढ़ा है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास के विपरीत, जिसमें मूक या वाचिक रूप से दोहराया जाता है, इसमें धारित की जाने वाली सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ सेंड करना है, तो कैसे करना होगा आपको? उसके लिए आपको यहाँ पर एलटीएम से इलेबोरेटिव रिहर्सल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीजें आती हैं उसमें क्या होता है? जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें जो है पहले से, उसके साथ आपको क्या होता है? मिला के नए मीनिंग यहाँ पर आपको बनते हैं एलटीएम के अंदर। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, कि इसमें धारित की जाने वाली सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसमें जो आप धारण करेंगे, इसमें जो आप एलटीएम में जो इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, स्मृति में पूर्व निहित सूचना ऑलरेडी जो हो चुका है उसके साथ क्या करना है? जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है आपके एलटीएम के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, मानवता शब्द का अर्थ याद करना सरल होगा, है ना। मानवता क्या है? लेकिन मानवता यदि पहले से हम करुणा, सत्य और सद्भावना के संप्रत्यय का तात्पर्य जानते हो। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको जो है, अगर आपको फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, फ्रॉइड की अगर आपको पढ़ना है थ्योरी, तो उसके लिए आपको साइकोएनालिसिस मालूम होना चाहिए क्या है। ठीक है, उसके साथ आपको डेवलपमेंट मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्या होता है किस प्रकार से, और ड्रीम क्या होते हैं, स्वप्न क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ड्रीम स्वप्न पता है, स्वप्न क्या होते हैं, अगर आपको ये साइकोएनालिसिस मालूम है कि एक थेरेपी है, एक चिकित्सा है, और उसी के साथ आपको मालूम है कि विकास किस प्रकार से होता है, तो आप फ्रॉइड की थ्योरी को ज्यादा अच्छे से और बढ़िया से आप समझ पाएंगे। तो ये जो तीनों ऑलरेडी था, स्वप्न, ये सब, ठीक है, बचपन में तो आपने पढ़ा नहीं स्वप्न के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप मान लीजिए साइकोएनालिसिस पढ़ा हो आपने 11th-12th में। ठीक है, और ये जो चीज है डेवलपमेंट, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है? ऑलरेडी उपस्थित इन्फॉर्मेशन है। हमने जो नई इन्फॉर्मेशन डाली है वो क्या है? वो है फ्रॉइड के बारे में, और ये कहाँ बन जाती है? आपके एलटीएम में। इस प्रकार से ये चीजें बनती जाती हैं। नई सूचना के साथ आप कितना साहचर्य उत्पन्न कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं आप? एसोसिएट कर सकते हैं, यह उसके स्थायित्व को निर्धारित करेगा। विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास में व्यक्ति एक सूचना को उससे उद्वेलित विभिन्न साहचर्यों के आधार पर विश्लेषित करता है।
इसमें सूचना को विभिन्न संभावित तरीकों से संगठित किया जाता है। सूचना को किसी तार्किक ढांचे में विस्तृत किया जा सकता है, समान स्मृतियों में जोड़ा जा सकता है, अथवा कोई मानसिक प्रतिमा मेंटल इमेज भी बनाई जा सकती है, जैसे कि हमने समुद्री घोड़े की अभी बनाई थी। ठीक है, वो मेंटल इमेज देखिए आप, समुद्री घोड़ा हमेशा बनाते रहेंगे जब भी हिप्पोकैम्पस की बात आएगी। ठीक है, चित्र 7.1 स्मृति की अवस्था मॉडल को प्रदर्शित करता है, जिसमें बने हुए तीर यह दिखाते हैं कि सूचना कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक प्रवाहित होती है। इसको आपने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, अवस्था मॉडल का परीक्षण करने हेतु जो प्रयोग किए गए हैं उनके मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए, यानी स्टेज मॉडल पे अध्ययन किए, रिसर्च की गई, तो उसमें क्या हुआ, हमको कुछ मिक्स यहाँ पर एफर्ट्स मिले, मिक्स यहाँ पर रिजल्ट्स मिले। क्या क्या है उसमें देखिए, यह सिद्ध करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति वास्तव में दो भिन्न स्मृति भंडार हैं। ठीक है, यानी एसटीएम एक अलग कंटेनर है और एलटीएम एक अलग कंटेनर है। वही अन्य प्रयोगों ने इनकी विभिन्नता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि अलग अलग है या नहीं है। उदाहरण देखिए, पहले दिखाया गया कि अल्पकालिक स्मृति की सूचना प्रतिध्वन्यात्मक रूप से संकेतित की जाती है, जबकि दीर्घकालिक स्मृति की सूचना शब्दार्थ रूप से। किंतु बाद के प्रायोगिक प्रमाण यह प्रदर्शित करते हैं कि अल्पकालिक स्मृति में सूचना शब्दार्थ के रूप में तथा दीर्घकालिक स्मृति में प्रतिध्वन्यात्मक रूप में भी संकेतित की जा सकती है। ऐसा जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसा रिसर्च से मालूम पड़ता है। सन 1970 में शैलिस एवं वॉरिंगटन सन 1970 में शैलिस एवं वॉरिंगटन ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जो केएफ के नाम से जाना जाता था, जिसके प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध, ठीक है, का बाया हिस्सा चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया, उसका बाया हिस्सा जो है वहां पे क्षतिग्रस्त हो गया, है ना। यानी कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा था, लेफ्ट वाला जो गोलार्ध था, अगर आपका ये ब्रेन है, लेफ्ट वाला जो यहाँ पे क्या होगा, चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। कालांतर में यह पाया गया कि उसकी दीर्घकालिक स्मृति में तो सुरक्षित थी, किंतु अल्पकालिक स्मृति बुरी तरह से प्रभावित थी। यानी एलटीएम क्या था, उसका सेफ था, दीर्घकालिक स्मृति जो थी वो सेफ थी, लेकिन एसटीएम में जो है वो वहां पर डैमेज हो गया था, जिस प्रकार से अपने गजनी मूवी में भी देखा था, वो याद कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अवस्था मॉडल यह इंगित करता है कि सूचनाएं दीर्घकालिक स्मृति में अल्पकालिक स्मृति से होकर की जाती थी, मतलब एसटीएम में जाएगी, उसके बाद एलटीएम में जाएगी, ऐसा कहती थी कौन सी, आपका अवस्था मॉडल जो आपका एटकिंसन शिफ्रिन का था। यदि केएफ की अल्पकालिक स्मृति प्रभावित थी, तो दीर्घकालिक स्मृति भी कैसे सामान्य थी, जबकि कह रहे हैं क्या, स्टेज बाय स्टेज होके जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ये डैमेज हो गई, लेकिन ये इंटैक्ट थी, ये वैसी की वैसी ही थी। ठीक है, तो कई और रिसर्चों ने बताया कि स्मृति की प्रक्रियाएं सभी सूचनाओं के लिए समान होती हैं, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए निर्धारित की गई हो या कई सालों के लिए। साथ ही स्मृति भंडारों को अलग किए बिना भी स्मृति को पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। इन सभी प्रमाणों के फलस्वरूप स्मृति की अन्य संकल्पना निर्धारण विधि का विकास हुआ है, जिसे यहाँ स्मृति के दूसरे मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहां पे प्रक्रमण स्तर के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, इस फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर के लिए यहाँ पर इतना ही। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेमोरी के बारे में, यानी कि हम पढ़ रहे हैं मानव स्मृति के बारे में। क्या क्या देखा आपने, स्मृति किस प्रकार से होती है, ई एस आर, ये आपकी मुख्य चीजें हैं यहाँ पे। उसी के साथ आपने जाना किसके बारे में, आपने जाना स्टेज मॉडल के बारे में, और कई भी अन्य चीजें जो आपको देखने मिली इस लेक्चर के अंदर। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। एटकिंसन एंड शिफ्रिन का 1968 का मॉडल। उसी के साथ आपने दो जाने, दो महत्वपूर्ण नाम कौन है आपके, फ्रेडरिक बार्टलेट, और उसी के साथ एक और नाम है आपके हरमन एबिंगहाउस। हरमन एबिंगहाउस 1885 में करते हैं वो काम जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ ही यहाँ पे प्रारंभ होता है। ऑलराइट, ओके, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के लिए। धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। खत्म खत्म खत्म, अगला शो अगला शो अगला शो अगला शो।